मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह अगस्त का पीडी है। अगस्त का पीडी थोड़ा हम लेट से बना पा रहे हैं क्योंकि जब पीडी आया तो मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, उसके बाद कुछ व्यस्तता थी। अब इस वीडियो को आप लोग देखिए और पीडी में क्या आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। पीडी पढ़ाने का मेरा यही उद्देश्य रहता है, जिसको हम बार बार बोलते हैं। पीडी में बहुत सारा फैक्ट रहता है, उतना अगर याद आप करने लगिएगा तो एक पीडी को पढ़ने में आपको 2 महीना 3 महीने लग जाएगा। ये आपको पता है कि पीडी प्रत्येक माह आता है और केवल पीडी ही आपको नहीं पढ़ना है। यह एक जनरल किताब की तरह पीडी हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो भी वार्षिकी मैगजीन है उसको पढ़िए, साथ में आपका करंट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैसे स्टूडेंट को मेरा राय रहता है पीडी पढ़ने का जी वैसे एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर की मात्रा 100 क्वेश्चन में 25-30 तक रहती है। जैसे बिहार में बीपीएससी और बिहार दरोगा का एग्जाम जो भी होता है उसमें करंट अफेयर की मात्रा बहुत अधिक रहती है। तो यहाँ पे आप लोग पीडी जरूर पढ़िएगा, मेरा राय रहेगा। अब आइए पीडी का मेरा जो डिस्कशन है उसको देखिए, कैसा आपको लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही बहुत अच्छी पढ़ाई से संबंधित जो भी मटेरियल है उसको आते रहेगा यहाँ पे। ठीक, चलिए यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम में अगर हम जैसे पीडी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़िएगा तो आप 3 से 4 दिन में पीडी को पूरा तरह से 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के ख़त्म कर दीजिएगा। ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि ख़त्म कर दिए, याद कर लीजिएगा। आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा अगर एक बार आप मेरा पूरा वीडियो देख लेते हैं तो। आइए शुरू करते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का दायित्व केंद्र ने ले लिया। पहले क्या था, 50% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार, 25% प्राइवेट निजी अस्पताल के हाथ में कोरोना का टीका जाता था। ठीक, अब क्या है कि अब टोटल जो होगा केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लिया है। ठीक, टोटल आपको केंद्र सरकार के द्वारा ले लिया गया है। निजी अस्पतालों को भी कोरोना टीका के लिए छूट है, लेकिन जो भी निःशुल्क टीकाकरण होगा केंद्र सरकार के हाथ में चला जाएगा वो। अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि किस तारीख से भारत में कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण किया जाने लगा। तो आपको वो दिनांक जो था वो था 16 जनवरी, याद रखिएगा। कोरोना के टीकाकरण से संबंधित आपको टीका उत्सव भी चलाया गया था। टीका उत्सव भी चलाया गया था। यह आपको 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चला। 11 अप्रैल को आपको ज्योतिबा फुले का जन्मदिन होता है, उस दिन से लेके आपको 14 अप्रैल जो B.R. अम्बेडकर का जन्मदिन है, इतना आपको 5 दिन 11 से 14 तक कोरोना उत्सव चलाएगा। 1 मई 2021 से 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को टीका दिया जाने लगा कोरोना का। कोविड-19 का जो टीका है भारत में, उसमें जो दिया जा रहा है उसमें से प्रमुख जो है उसमें आपको नाम बता रहे हैं हम। एक कोविशील्ड है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इसके मालिक जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वो साइरस पूनीवाला है, याद रखिएगा। उसके बाद बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन दिया जा रहा है। बायोटेक द्वारा निर्मित जो कोवैक्सीन है वो पूर्णतः स्वदेशी है। ये जो कोविशील्ड ये आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका विकास आपको उत्पादन भारत में हो रहा है। ठीक है, डेवलप भारत कंपनी द्वारा नहीं किया गया है बल्कि ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में किया गया है, लेकिन उत्पादन भारत में हो रहा है। बायोटेक का डेवलप जो है भारत में ही किया गया है, उत्पादन भी भारत में किया जा रहा है। बायोटेक नहीं, कोवैक्सीन का उत्पादन भी भारत में हो रहा है और भारत के द्वारा इसका डेवलप भी किया गया है। और कोवैक्सीन का उत्पादन कौन कर रहा है? बायोटेक। ठीक है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन बन जाए कि माननीय प्रधानमंत्री ने कौन सा टीका लिया है, कोविशील्ड या बायोटेक का कोवैक्सीन? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने आपको कोवैक्सीन लिया है। ठीक, अब ये 2 वैक्सीन हो गए। इसके अलावा कोविशील्ड जिसको गामा इंस्टीट्यूट रशिया के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, गामी इंस्टीट्यूट है, रशिया के द्वारा विकसित किया गया है। स्पुतनिक वो भी भारत में दिया जा रहा है। इसके अलावा कॉकटेल एक वैक्सीन है स्वीडिश कंपनी का, वो भी भारत में दिए जाने की अनुमति इसको मिल चुकी है। इसके अलावा मॉडर्ना है,
ठीक, और भी बहुत सारे वैक्सीन है, तो ये आपको प्रमुख वैक्सीन था जिसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है आपके सामने वो है जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की खुली बैठक, परिसीमन के पश्चात यहाँ चुनाव कराने का संदेश। कहने का मतलब है यहाँ पे सिर्फ इतना जानिए कि आपको 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटा दिया गया था, ठीक, और आपको इसमें 35A भी शामिल है, ठीक। अब उसमें सामान्य स्थिति बहाली के लिए फिर से बैठक हो रही नेताओं का। एक और बात आप लोग को जानना चाहिए कि जब धारा 370 को हटाया गया तो कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा कश्मीर। याद रखिएगा दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीनने के पहले तक भारत में कुल 29 राज्य थे, लेकिन अब जो हो गए हैं 28 राज्य हो गए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश न बनने के साथ ही आपको 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन बाद में आपको दमन एवं दीव को मिला दिया गया, दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को मिला दिया गया। तो अब 2 इधर मिला दिए गए, 2 बार मिलाकर 1 करा दिया गया, तो क्या हो गया, अब 8 हो गए हैं। मतलब अब केंद्र शासित प्रदेश जो है कितने हैं, 8 हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, यही न्यूज है इस पेज में। चलिए यहाँ पे आपको 108 अन्य रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध। मतलब इसके पहले भी आपको 101 रक्षा उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसको स्वदेशी रूप से निर्मित किया जाएगा। अब ऐसे रक्षा उत्पाद विदेश से नहीं आयात किए जाएंगे। और अब क्या किया गया है, 108 रक्षा उत्पादों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब कुल कितने रक्षा उत्पाद हो गए जिस पर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध आरोपित की गई है कि यह आयात नहीं किया जाएगा, तो वो है आपको 209 कुल हो गए। ये बात आप लोग याद रखिएगा यहाँ से। बस इसमें वही न्यूज है, बाकी सबके आपके काम करनी है, पढ़ना है तो पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण के परीक्षण। अब देखिए पिनाका आपको रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका क्या है, रॉकेट लॉन्चर है। ये ट्रक के जैसा होता है, इस पर ट्रक से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, याद रखिएगा। पिनाका जो नाम है शिव जी के धनुष के नाम पर रखा गया है। जैसे तीर को धनुष से लॉन्च किया जाता है, वैसा ही आपको पिनाका ट्रक है, इससे मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, ठीक। इसका इमेज आप लोग हम बताते तो याद रखिएगा पिनाका क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपके इमेज। देखिए 1 मिनट, हाँ यही आपको पिनाका मल्टीबैरल लॉन्चर, ठीक। पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर है। उसके बाद और इमेज देख सकते हैं इसके। यह कारगिल युद्ध में अच्छा खासा काम हम लोग को दिया था, ठीक। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको अग्नि P प्राइम का परीक्षण। अग्नि P प्राइम का परीक्षण। अब देखिए पहले क्या होता था, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 आता है। अब क्या हुआ है कि अग्नि प्राइम आ गया, ठीक है, अग्नि प्राइम आ गया। तो यहाँ पे इसका परीक्षण, पहला परीक्षण किया गया है। इसका विकास जो है अग्नि P का विकास आपको DRDO के द्वारा किया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अग्नि P का जो मारक क्षमता है वो आपको 1000 से 2000 है। अग्नि 1 का ये विकसित रूप है, याद रखिएगा। अग्नि 1 का मारक क्षमता जो था वो 1000 मीटर तक था, ठीक है। यह परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ मिसाइल के बारे में हम लोग जानते हैं जो अग्नि से संबंधित है। जो अग्नि के विकास के साथ ही 1983 ईस्वी में विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो है आपको IGMPD। इसके तहत 1983 ईस्वी में 5 मिसाइलों के विकास के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक खाका तैयार किया, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम बार बार जब भी PD में करंट आएगा अब दिखा देंगे, आप लोगों को ऐसे भी याद हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ये आपको याद रखना ही होगा, याद रखिएगा, ठीक। इसके तहत आपको 5 मिसाइल का विकास किया गया था। यह प्रोग्राम 1943 में लाया गया था और
पारे में यह कार्यक्रम पूरा हो गया अग्नि 5 के मिसाइल के विकास के साथ ही। इसमें 5 मिसाइल जो विकसित किए गए हैं उसको आप पटना के ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से जो आपको होगा वो होगा आपको त्रिशूल, टी से त्रिशूल, और एन से नाग, और ए से जो होगा वो होगा आपको आकाश। ठीक, तो क्या क्या है आपको पटना के अंतर्गत, तो पटना के अंतर्गत जो है आपको पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, और आपको ए से जो है आकाश है। अब ये पांचों मिसाइल जो है 1983 ईस्वी में आईजी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया गया था उसी के तहत इसका विकास किया गया है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा। पृथ्वी जो है मिसाइल वो आपको सतह से सतह मार करती है, ये बात याद रखिएगा। अग्नि जो है सतह से सतह मार करती है, इसमें 1 2 3 4 5 का विकास किया जा चुका है। त्रिशूल जो है सतह से आकाश तक मार करती है। नाग जो है यह टैंक भेदी मिसाइल है। इस टैंक भेदी मिसाइल कौन है? नाग है। इसे दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर भी ये काम करता है, याद रखिएगा। ठीक, मस्ट भेदी। इसका जो नागामिका संस्करण जो है ये नाग का ही एक संस्करण है नागामिका। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आकाश जो मिसाइल है यह सतह से आकाश मार करती है। ठीक है, सतह से आकाश मार करती है आकाश। उसके साथ त्रिशूल भी है, सतह से आकाश ही मार करती है। अग्नि पृथ्वी जो है सतह से सतह मार करती है। और नाग जो है आपको तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। ना क्या है? टैंक भेदी मिसाइल है, याद रखिएगा। पृथ्वी का एक और नाम जो है वो धनुष है। क्या है? धनुष। ठीक है, यह धनुष मिसाइल जो है आपको नेवी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जब पृथ्वी मिसाइल को नेवी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा तो उसको धनुष बोला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिए करंट के साथ में इसको ऐड करके। तो आप लोग को लगा होगा कि हाँ कुछ नया जानकारी मिला। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेट बढ़ेगा। हम और वीडियो आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आप लोग के लिए वो है पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक युद्धपोत विक्रांत अगले वर्ष भारतीय नौसेना को प्राप्त होने की संभावना। अब देखिए ये क्या है, ये जो है आपको स्वदेश निर्मित है। क्या है? स्वदेश निर्मित मतलब भारत के द्वारा खुद से बनाया गया है। इसमें से 80 से 90% जो पार्ट है वो भारत के द्वारा ही बनाए गए हैं। 10% कुछ पार्ट है जो इम्पोर्ट किए गए हैं, तो यह स्वदेशी है। ठीक है, स्वदेशी है, इतना याद रखिएगा। तो पहला स्वदेशी युद्धपोत विमानवाहक आपको कौन सा है? तो वो है आपको विक्रांत, INS विक्रांत। ठीक है, अब क्या भारत के पास कोई और है युद्धपोत जो विमान को ढोता है? मतलब इस पे क्या होगा, इस सब युद्धपोत क्या होगा, यहाँ से विमान उड़ान भी भर सकता है, विमान यहाँ पे आके उतर भी सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विमान वाहक कहते हैं। ठीक, तो भारत में के पास एक और विमानवाहक पोत है, वो है विक्रमादित्य। क्या है? विक्रमादित्य, जिसको हम लोग रूस से खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं? रूस से खरीदे हैं। विक्रमादित्य को किससे खरीदे हैं? रूस से खरीदे हैं। लेकिन विक्रांत जो है हम लोग खुद बना रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में एक और विमानवाहक युद्धपोत था, उसका नाम था विराट, जिसको सेना से हटा दिया गया है। याद रखिएगा, सेना से हाल ही में हटाया गया है विराट। विक्रांत नाम के पहले भी युद्ध तो भारत में रहते थे, जो 1997-98 में कार से हटा दिया गया था। उसी के नाम पे ये नया विक्रांत आ गया है। ठीक, याद रखिएगा। तो यह पूर्णतः स्वदेशी है। पुराना वाला जो विक्रांत था उसको हम लोग ब्रिटेन से खरीदे थे। कहाँ से खरीदे थे? ब्रिटेन से खरीदे थे। बस इतना ही काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, इतना आपको बता दें। अब जो ये विक्रांत युद्धपोत जो है उसको कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित किया जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। याद रखिएगा। ठीक, कोची शिपयार्ड लिमिटेड। इसके अलावा कुछ और शिपयार्ड है जिसको आप लोग याद रखिएगा। गार्डन रिच शिपयार्ड, यह कलकत्ता में है। इसके अलावा मझगांव डाक यार्ड शिपयार्ड, वो कहाँ पे है? आपको ये जो है मुंबई में है। याद रखिएगा जरूर, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए देखिए, INS विराट को कब सेवा मुक्त किया गया है? तो 2017 में किया है। विक्रमादित्य को कब भारत में शामिल किया गया है? ये भी विमानवाहक पोत है, 2013 में शामिल किया गया है। तो अब भारत के पास 2 विमानवाहक पोत हो जाएंगे, एक विक्रमादित्य हो जाएगा और एक आपको क्या हो जाएगा? विक्रांत हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो आएंगे 40 वर्षों की सेवा के पश्चात हाइड्रोग्राफिक
सर्वेक्षण पोत INS संध्यायक नौसेना शिप सेवा मुक्त, याद रखिएगा। INS संध्यायक क्या है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण है, ठीक है, समुद्र के तल का सर्वेक्षण करता है, ठीक। यह जो है 40 वर्षों तक सेवा में रहा, याद रखिएगा। यहाँ पे हम इसको, यह जो था आपको ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन रेनबो में भी शामिल था। अब देखिए ऑपरेशन पवन क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। तब भारत के द्वारा श्रीलंका में जो शांति सेना भेजा गया था उसमें यह योगदान दिया था। ऑपरेशन रेनबो जो है आपको सुनामी जो आई थी उस समय यह काम किया था, याद रखिएगा इतना बात, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, विश्व के शीर्ष 1300 उच्च शैक्षिक संस्था में भारत के 35 संस्थान, QSA रैंकिंग। अब देखिए QSA रैंकिंग जो है लंदन स्थित QSA के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आप लोग 2 याद रखिएगा, ठीक। भारत के सबसे जो प्रथम रैंक पर कौन विद्यालय है, कौन यूनिवर्सिटी है, कौन शिक्षण संस्था है जो प्रथम रैंक पर आया है, तो वो है आपको, मतलब भारत में केवल भारत में वो है आपको IIT बम्बई। इस बेसिक रैंकिंग इसका देखा जाए तो 117 है। दूसरा देख लीजिए, ये आया है आपको 100, आपको कौन, तो IIT दिल्ली, ये आपको 185वां रैंक है। मतलब टॉप 100 में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। और टॉप 500 में आइएगा तो थोड़ा सा एनालिसिस इसको न्यूज़ को कर लेना चाहिए हम लोग को। तो टॉप 500 में आइएगा तो आपको कितने यूनिवर्सिटी दिखेंगे, तो 8 दिखेगा, ठीक। बस इतना ही रहने दीजिए। टॉप 500 में भारत के 8 ही विश्वविद्यालय शामिल है। अब विश्व में सबसे टॉप 10 में जो विश्वविद्यालय हैं उसमें से टॉप 2 का नाम आप लोग याद रखिएगा। एक जो है आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है उसको हम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT फेमस यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका में स्थित है, यह प्रथम स्थान पर है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यह ब्रिटेन में है, इसका दूसरा स्थान है। या दोनों आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद IIT मुंबई प्रथम स्थान भारत में और IIT दिल्ली दूसरा स्थान भारत में, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास न्यूज होगा, उसमें आपको मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ था उससे संबंधित न्यूज है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, मंत्रिमंडल में जितने कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो देखिए कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद में आपको राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट सब शामिल होते हैं। लेकिन कैबिनेट में आइएगा तो केवल कैबिनेट होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ही कैबिनेट का उल्लेख किया गया है, वो भी संविधान संशोधन करके इसको डाला गया था, ठीक। नहीं तो कहीं भी देखिएगा तो मंत्रिपरिषद नामक शब्द मिलेगा आपको। तो अब कैबिनेट मिनिस्टर के नाम आप लोग याद रखना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट आपको बनते हैं, तो हम आपको रफली इसमें बता देंगे। एक है नरेंद्र मोदी जो आपको प्रधानमंत्री हैं, इसके साथ साथ इनके पास जो विभाग है उसमें प्रमुख विभाग है परमाणु ऊर्जा विभाग, हमेशा प्रधानमंत्री के पास ही रहते हैं। अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक और पेंशन मंत्रालय, ये याद रखिएगा तीनों मंत्रालय को, ठीक। और जो मंत्रालय नहीं बांटे गए वो सब इनके पास है, लेकिन ये 3 मंत्रालय याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। उसमें आपको परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक पेंशन मंत्री याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं राजनाथ सिंह, ये आपको रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय है। कारपोरेट मामले मंत्री भी हैं ये। उसके बाद आते हैं मनसुख मंडाविया, ये जो है आपको स्वास्थ्य मंत्री और रासायनिक उर्वरक मंत्री हैं। नरेंद्र तोमर मोस्ट वीवीआई कृषि और कल्याण मंत्रालय हैं, ठीक है। और जयशंकर मोस्ट वीवीआई विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा आदिवासी मामले के मंत्री हैं। पीयूष गोयल जो है आपको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। उपभोक्ता मामले मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये सब इनके पास है। किनके पास, तब पीयूष गोयल के पास है। और स्मृति ईरानी को देखिएगा तो इनके पास महिला और बाल विकास मंत्रालय है, ठीक। धर्मेंद्र प्रधान के पास आइएगा तो शिक्षा मंत्री हैं और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी जो है आपको संसदीय मामले के मंत्री हैं और कोयला खनन और मंत्री हैं, ठीक है। नारायण राणे के पास आइएगा तो MSME मंत्रालय इनके पास है। उसके बाद आप वीरेंद्र कुमार के पास आइएगा तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो है सर्बानंद सोनोवाल, अभी असम के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और ये आपको कैबिनेट मंत्री इनको बना दिया गया है जो पहले मुख्यमंत्री थे।
तो ये आपको बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री इनके पास है। ठीक, उसके बाद आते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। गिरिराज सिंह जो है आपको ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। ज्योतिराव सिंधिया जो है नागरिक उड्डयन मंत्री। रामचंद्र प्रसाद सिन्हा इस्पात मंत्री। अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री हैं, ये याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। पशुपति पारस, इनका नाम याद रखिएगा, बिहार संबंधित है। इनके पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है। हरदीप पुरी जो है पेट्रोलियम मंत्री, आवासीय और शहरी मामले के मंत्री हैं। गजेंद्र शेखावत जो है जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। किरण रिजिजू, ये जो है कानून और न्याय मंत्रालय इनके पास है, इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री, पर्यावरण मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर युवा कल्याण और खेल मंत्री हैं, खेल मंत्री नाम याद रखिएगा। ठीक, अनुराग ठाकुर का। चलिए उसका सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास है। जी किशन रेड्डी सांस्कृतिक मंत्री, पर्यटन मंत्री और उत्तर पूर्व विकास मंत्री इनके पास है। पुरुषोत्तम रूपाला जो है डेयरी विकास, पशुपालन और मछली मंत्रालय है। महेंद्र नाथ पांडे जो है भारी उद्योग मंत्री हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार जो होंगे, राज्य मंत्री होंगे और आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होंगे, उनका नाम जो आपके राज्य से संबंधित है उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। इसका हम सूची आप लोग को सामने दे दे रहे हैं, पीडीएफ भी दे दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ ऐड है। ठीक, चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अपना रफली जो आपके राज्य का है उनका नाम नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। इटली के 2 नौसैनिकों की गोली से भारतीय मछुआरों की मौत से संबंधित 9 वर्ष पुराना मामला मध्यस्थता समझौते के पश्चात अदालत में बंद हो गया। इसमें इटली सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया है, नाम याद रखिएगा। 2 नौसैनिकों को इटली के नाविकों के द्वारा भारत के आर्थिक जोन में मार दिया गया था। बस, ज़्यादा बहुत पुराना मामला है, इससे ज़्यादा संबंधित नहीं है। हर देश का नाम याद रखिएगा, इटली से संबंधित मामला है। ठीक, और 10 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया है, जो भारत के EEZ क्षेत्र में मछुआरों को मार दिया गया था। इन लोगों को शक था नौसैनिकों को कि क्या है, समुद्री लुटेरे हैं, उनके जहाज को लूटने आ रहे हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपको EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फुल फॉर्म याद रखिएगा। भारत 200 मीटर जो क्षेत्र होता है नॉटिक मील के, जो भारत का तट है, तट से 200 मीटर के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, EEZ कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज आपके लिए यहाँ पे हो गया, यही कहानी दिया है। हाँ, नहीं चुरा। नेक्स्ट जो न्यूज है, स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार में इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। राज्यों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। मस्ट में भी आई। स्मार्ट सिटी में पुरस्कार जो जीता है, कौन सिटी जीता है, तो इंदौर और सूरत। और राज्यों में किसका स्थान है, तो प्रथम है। यह किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह जारी किया गया है, आपको देखिए समझाते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2020 में स्मार्ट सिटी पुरस्कार की घोषणा आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको फंसा सकता है कि यह किसकी पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, तो नीति आयोग भी ऑप्शन में डाल देगा, जहाँ पे आप लोग फंस जाइएगा। लेकिन नहीं, यह नीति आयोग के द्वारा पुरस्कार नहीं दिया गया है, यह दिया गया है शहरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। 2 शहर संयुक्त रूप से विजेता बने हैं, इंदौर और सूरत। राज्यों में देखिए तो उत्तर प्रदेश जो है संयुक्त विजेता है, मतलब उत्तर प्रदेश विजेता बने हैं। यह पुरस्कार देने की जो आधार है उसमें गवर्नेंस, कल्चर, शहरी वातावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, रोजगार, पेयजल आपूर्ति और शहरी प्रबंधन के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया है। ये बात इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए, यहाँ पे केंद्र शासित क्षेत्र में, केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर रहा है इस पुरस्कार के तहत किसको मिला है, तो चंडीगढ़ को मिला है। ठीक, किसको मिला है, चंडीगढ़ को मिला है, याद रखिएगा। ठीक, इंदौर और सूरत को ओवरऑल पहला स्थान मिला है और केंद्र शासित प्रदेश में देखिएगा तो चंडीगढ़ को प्रथम स्थान दिया गया है। स्वर्ण कलाकृतियों और आभूषणों की हॉल मार्किंग अनिवार्य। स्वर्ण कलाकृतियों और आभूषणों की क्या होगी, हॉल मार्किंग अब अनिवार्य हो जाएगी। कब से, तो इसको 16 जून से कर दिया गया है, 16 जून 2021 से कर दिया गया है, ताकि आभूषण के खरीद में लोग क्या हो, आपको ठगी से बच सके, इसीलिए इसको लाया गया है। ठीक, याद रखिएगा। यह जो है आपको 40 लाख से कम वार्षिक कारोबार वाले आभूषण विक्रेताओं पर लागू नहीं होंगे, इससे छूट दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा।
इसके तहत आपको 14, 18 और 22 कैरेट के आभूषणों को प्रमाणित किया जाता है। 14, 18 और 22, 4 का डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक, कारों में आगे की दोनों सीट पर एयर बैग लगाने के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2021 की गई। ठीक है, अब कार के जो आगे वाला दोनों सीट जो होता है, ड्राइवर की सीट और बगल में जो बैठे होते हैं उनके सीट, दोनों सीटों पर आपको एयर बैग लगा दिया जाएगा। ठीक, कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक लगाना होगा। कंपनी अक्सर एक ही सीट पर, ड्राइवर वाला सीट पर एयर बैग लगाती है, बगल वाले पर नहीं लगाती है, खर्च को कम रखने के लिए। लेकिन दुर्घटना से बचने के लिए यह जरूरी है, सरकार ने भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अब आगे आएंगे हम। नेक्स्ट जो न्यूज है आपके लिए वो है उत्तराखंड में भाजपा सरकार के पुनः नेतृत्व परिवर्तन। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के पुनः नेतृत्व परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, अब मुख्यमंत्री कौन बना है वहाँ पे? तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बने हैं, याद रखिएगा। नया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। ठीक, इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो तीरथ सिंह रावत थे। ठीक, लेकिन वो विधानसभा के सदस्य नहीं बन सके थे। लेकिन अनिवार्य है कि आप संविधान जब आप मुख्यमंत्री बनिए उसके 6 माह के अंदर में सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, अगर आप विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य नहीं हैं तो। जैसे आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में विधान परिषद है ही नहीं, तो इनको जो तीरथ सिंह रावत थे उनको विधान सभा के सदस्य बनना अनिवार्य था। लेकिन अब क्या है, उनको 1 साल से कम ही चुनाव का बचा गया है डेट उत्तराखंड में, इसीलिए अब उनका कोई उपचुनाव नहीं होगा वहाँ पे। तो उपचुनाव जब नहीं होंगे तो तीरथ सिंह रावत का विधानसभा का सदस्य बनना मुश्किल हो गया था, नामुमकिन हो गया था। इसीलिए, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए उनको हटा के आपको पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ठीक, उत्तराखंड में भाजपा का सरकार अभी है, इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो आपके पास होगा, नहीं है इसमें कोई। चलिए संक्षिप्ति यहाँ पे है, मध्य प्रदेश में राज्य खेल पुरस्कारों की राशि दोगुनी की गई। इसके लिए आपके कोई आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश जो लोग हैं उनको अपना न्यूज इसको देख लीजिए। जो चलिए यहाँ पे इस फोटो हम समझाइए दिए हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। क्या देखेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में प्रथम जो न्यूज है आपके सामने वो क्या है? तो ये है आपको, भारत 3 वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य बना। ठीक है, इकोसॉक है क्या? तो इकोसॉक आर्थिक और सामाजिक परिषद है। ठीक, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, उसी को इकोसॉक कहते हैं। भारत इसका एक सदस्य बन गया है। ये आपको मोस्ट VVI है, जितना VVI कर लीजिए इस न्यूज का उतना VVI है। क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से तक बनेगा। अब भारत का कार्यकाल कितना दिन तक रहेगा? 3 साल तक। ठीक है, इकोसॉक जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ जो UNO होता है उसी के 6 अंग होते हैं। 6 अंगों में एक अंग यह भी होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, तो इसके सदस्य अब भारत निर्वाचित हुआ है। इसके 54 सदस्य होते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष हट जाते हैं और नए सदस्य आते हैं 1/3 प्रत्येक वर्ष। ठीक, भारत का कार्यकाल जो होगा 1 जनवरी से 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक होगा। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो भारत अब इकोसॉक का सदस्य बन गया है। कार्यकाल कितना दिन तक रहेगा? तो 3 वर्षों तक रहेगा, 22 से लेकर 24 तक रहेगा। मतलब 31 दिसंबर से आपको 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक, और इसके साथ साथ एशिया क्षेत्र से और लोगों को भी नियुक्ति किया गया है। उसमें आपको अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है और ओमान है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबोन और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने हैं। आपके लिए तो मस्ट VVI न्यूज है। ठीक, हर साल 5 मेंबर को चुना जाता है, 2 साल इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अस्थायी मेंबर कितने चाहिए? तो 10 चाहिए, तो हर साल 5-5 चुन लिया जाता है, 2 साल कार्यकाल होता है। तो इसके पहले चुना गया था, भारत को भी चुना गया है उसमें। ठीक है, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो इसमें कौन कौन देश है? अल्बानिया। देखिए महाद्वीप वाइज याद कीजिएगा ना तो याद हो जाएगा, जाके खोजिएगा, एटलस थोड़ा उठाइएगा, मेहनत तो अपने से भी कीजिएगा, हम सब नहीं बता सकते हैं। ठीक है, सब बता देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा। तो अल्बानिया किस महादेश का देश है? ठीक है, आपको हिंट्स के लिए बता दे रहे हैं, एशिया यूरोप में खोज लीजिएगा, जाके मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझ गए होंगे समझने वाले। ब्राज़ील पता है सबको कहाँ, ये भी आपने खोज लीजिएगा। घाना और गैबोन के बारे में पता कीजिएगा, इसको भी हिंट्स दे देते हैं, एशिया और अफ्रीका में खोज लीजिएगा। ठीक,
और संयुक्त अरब अमीरात, इसके बारे में तो आपको पता है। पांचों देश अलग अलग महाद्वीप से हैं, ठीक है। देखिए बताते हैं काल आपको ये जो है अल्बानिया जो है आपको यूरोप का है, ठीक है। ब्राज़ील देखिए, ब्राज़ील जाइएगा तो दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है। घाना और गैबोन जो है वो अफ्रीका का है, और यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है एशिया के हैं। इस तरह से मैप वाइज आपको याद कीजिएगा, महाद्वीप वाइज, तो आपको याद हो जाएगा। तो नए अस्थायी सदस्य जो 5 चुने गए हैं यही हैं, ठीक है। आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 अस्थायी या 5 अस्थायी हैं। 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। इस अस्थायी सदस्य में आपको चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। इनका निर्वाचन नहीं होता है, हमेशा रहते हैं। और 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उनके चुनाव 2 वर्ष पर होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए आते हैं हम 1 मिनट, कुछ न्यूज आपको लिए जो होगा बता देंगे। हाँ, भारत अभी चुना गया है वर्तमान में सुरक्षा परिषद के लिए, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से लेकर आपको 31 दिसंबर 2022 तक होगा। 2 साल हो गया, ठीक। इसमें आपको सबसे अधिक बार सुरक्षा परिषद का सदस्य जो बना वो कौन था? जापान था। भारत 8 बार बन चुका है, याद रखिएगा, ठीक। 5 अस्थायी सदस्य जो वर्तमान में बने हैं उसका तो नाम आपको याद है। भारत के साथ 5 कौन कौन अस्थायी सदस्य चुना है उसको भी नाम आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि इसमें भारत है। तो ये भी महाद्वीप वाइज देखिएगा, भारत एशिया से है, और आपको कीनिया जो है अफ्रीका से है, ठीक है। और आयरलैंड और नॉर्वे को देखिएगा जाकर, यूरोप से होंगे, और मेक्सिको जो है आपको उत्तरी अमेरिका से है, ठीक। तो इतना आप लोग महाद्वीप वाइज देखिएगा तो सब महाद्वीप से देश सदस्य हो जाएंगे। अफ्रीका से सबसे अधिक 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य हो भी गए, ठीक है। एशिया से 2 सदस्य आपको मिल गए, यूरोप और पूर्वी एशिया से आपको 3 सदस्य मिल जाएंगे। इस तरह से जाकर देखिएगा मैप वाइज आपको दिख जाएगा। 7वीं शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में कर्नवाल में संपन्न हुआ। अब सातवीं कह रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन, क्या है? G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ब्रिटेन में हुआ है, ठीक। अब G7 7 देशों का संगठन है, यह 7 प्रमुख विकसित देश हैं विश्व के, जो आपको विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इनका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अध्यक्षता वही देश करता है जहाँ पे इसका आपको मीटिंग होने वाला होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो अभी ब्रिटेन में हुए हैं, तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेंगे बोरिस जॉनसन। कौन करेंगे? बोरिस जॉनसन। चलिए बोरिस जॉनसन। अब देखिए ये आपको है G7 कंट्री, रशिया को हटा दीजिएगा, पहले G8 था, पहले G7 था, ठीक है। तब 1997-98 में रशिया को ऐड कर लिया जाएगा G7 में, तो अब हो गया G8 हो गया। फिर क्या किया गया 2014 में, जब रशिया जो था क्रीमिया नामक क्षेत्र पे अपने में मिला लिया, इसको आक्रमण करके, जो यूक्रेन का क्षेत्र था, तब से जो G7 के कंट्री जो है पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं और अमेरिका, रूस को यहाँ से G8 से हटा दिया, तो अब क्या हो गए? अब G7 बन गए। मतलब G8 माइनस रूस बराबर G7, G7 प्लस रूस बराबर G8, ठीक है। तो अभी क्या है, रूस को माइनस किया गया है, तो क्या हो जाएगा? G7 हो जाएगा। अब G7 के कौन कौन सदस्य हैं देखिए, कनाडा है और यूनाइटेड नेशन है। ये कहाँ से है? तो पूर्वी आपको उत्तरी अमेरिका से है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन? कनाडा है और आपको यूनाइटेड नेशन है। अब देखिए अमेरिका के 2 पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट हो गया, एक पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये जो है अलास्का है, अलास्का क्षेत्र, ये आपको प्राकृतिक संसाधन से धनी है, ठीक है। यह क्षेत्र कभी रूस का हुआ करता था, लेकिन रूस के द्वारा इसको बेच दिया गया अमेरिका से। अमेरिका रूस के लगाया बंजर क्षेत्र क्या होगा लेके, ठीक है। रूस के द्वारा अमेरिका को बेच दिया गया। अब बाद में यहाँ अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन का खोज हुआ, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो गए उत्तरी अमेरिका से 2 मेंबर, और देखिए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 4 मेंबर जो हैं आपको कहाँ से हैं? तो यूरोप से हैं, ठीक है। और एक जो है एशिया से है, जापान। तो इस तरह से कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक, याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। देखिए कुछ देशों का प्रधानमंत्री हैं जो बार बार न्यूज़ में आपको रिपीट होते रहते हैं, आप वहीं से इसको याद कीजिएगा, ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक। तो जैसे G7 जो है उसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ पे आए होंगे,
तो आए हैं, तो कौन कौन है जरा देख लेते हैं। एक रटिएगा नहीं, देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कनाडा जस्टिस ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अभी हाल ही में चुना है, 46वें राष्ट्रपति है, और कमला हैरिस 49वें उपराष्ट्रपति है। कमला हैरिस के संबंध भारत से है। भारत के किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो इतना G7 के बारे में आप लोगों को पता चल गया। G7 का उद्देश्य क्या है वो भी पता चल गया। G7 के कंट्री कौन कौन है, किस माध्यम पर चलते हैं, पता चल गया। G8 क्या है ये भी बता दिए, और G7 में अब विस्तार किया जा रहा है, और G7 को G10, G11 या G12 में बदला जाएगा, जिसमें भारत भी एक मेंबर के होने की संभावना है। अब देखिए कब तक होती है। नेक्स्ट जो न्यूज आपके सामने होगा वो आपके सामने न्यूज है। हाँ, एक बात और आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग क्या याद रखना है, तो G7 जो है आपको 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा है। मस्ट में भी आई पूछा जा सकता है, मेंस में आंसर राइटिंग में काम कर देगा आपको, ठीक, डाटा डाल दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र क्या कहते हैं, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग हेतु सहमति। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सहमति बन गई है। क्वेश्चन ये तो नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि शंघाई सहयोग संगठन क्या है, शंघाई संगठन के कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है, और शंघाई संगठन का उद्देश्य क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। आतंकवाद पर सहमति बनी है, याद रखिएगा किस संगठन के बीच में, किस संगठन में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सहमति बनी है, तो वो है SCO, शंघाई सहयोग संगठन। अब आते हैं हम शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में शंघाई 5 से के नाम से हुआ था, ठीक है। 2001 में यह शंघाई सहयोग संगठन बन गया, जिसमें 6 मेंबर हो गए। पहले 5 जो मेंबर थे वो थे चीन, रूस, किर्गिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। 2001 में उज्बेकिस्तान को जोड़कर यह 6 मेंबर वाला बन गया और कहलाने लगा शंघाई सहयोग संगठन, ठीक। 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करके 8 सदस्य बना दिया गया है, ठीक। जो आपको 5 कंट्री है मध्य एशिया के, उसमें आपको कौन कौन है, किर्गिस्तान है, देखिए दिखाते हैं, यहाँ पे आ जाइए, मैप देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 मेंबर जो है आपको, 5 कंट्री है, देखिए कौन कौन है। तो यहाँ पे आते हैं, एक कजाकिस्तान है, एक कजाकिस्तान है बड़ा वाला, ये उज्बेकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे किर्गिस्तान है, देखिए चीन से इसका सीमा सटता है। यह तजाकिस्तान है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से भी सटती है, ठीक है, और अफगानिस्तान से सटती है, और भी देशों का सटता है, लेकिन इसका भी, तजाकिस्तान का भी आपको अफगानिस्तान से सीमा सटता है। इसके बाद और देखिए कौन होगा, कजाकिस्तान हो गया आपका, उज्बेकिस्तान हो गया, और किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया। ये जो देश है इसको कहते हैं ताजिकिस्तान, रुकिए, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया। हाँ, ये जो देश है वो क्या है, तुर्कमेनिस्तान है। क्या है, तुर्कमेनिस्तान है। यह आपको शंघाई सहयोग संगठन का मेंबर नहीं है। एक मिनट दोस्तों, हम खुद ये जो है आपको क्या है, ये तुर्कमेनिस्तान है। कौन, तो ए वाला है 5 ना, ए वाला नहीं, ये तो उज्बेकिस्तान लिखा है। तो ये सभी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान, भारत, उसके बाद आ जाइए आप चीन, और इधर है रूसिया, ये सब मेंबर है शंघाई सहयोग संगठन के। लेकिन ये जो है आपको तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। शंघाई संगठन के बारे में बता दिए सब कुछ हम यहाँ से। अब आप आ जाइए, ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स देशों के साथ विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न। ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स देशों के साथ विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ है।
याद रखिए। अभी ब्रिक्स की मेजबानी भारत के ही हाथ में है, क्योंकि भारत में ही आपको 2022 में इसकी बैठक होने वाली है। ठीक, यहाँ पे ब्रिक्स का अर्थ है BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले क्या था? पहले जो था आपको ब्रिक था। जब शुरू में इसका स्थापना हुआ तो क्या था? ब्रिक था। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2009 में इसका प्रथम मीटिंग हुआ। 2010 के मीटिंग में अफ्रीका को शामिल कर लिया गया, तब ब्रिक्स कहलाया। और 2011 के मीटिंग में अफ्रीका शामिल होने लगा। इतना बात याद रखिएगा। ठीक, तो ब्रिक्स जो है आपको 5 मेंबर का कंट्री है। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स देशों के बीच क्या हुआ है? सहमति हुआ है, जिसकी मेजबानी कौन किया है? भारत ने किया है। भारत के NTPC कंपनी जो है इसमें अपना भागीदारी करेगा। ठीक, याद रखिएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो वाला जो न्यूज़ है वो है म्यांमार की सैन्य सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव महासभा में पारित। ठीक है, कहाँ? तो संयुक्त राष्ट्र जो है UNO जो है उसका एक अंग है महासभा, जिसको विश्व का संसद भी कहा जाता है। इसी में आपको म्यांमार के सैन्य सरकार के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित हो गया है। भारत के साथ साथ 36 देश जो थे अनुपस्थित थे। भारत के साथ साथ 36 देश जो अनुपस्थित थे। यह प्रस्ताव कौन लाया था? तो यह यूरोपियन एक कंट्री है, लिechtenstein, बहुत छोटा कंट्री है। इसके द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था जो पारित हो गया है। ठीक, अब UNO के कितने सदस्य हैं? UNO के सदस्य 193 हैं, याद रखिएगा। कौन है? 193 सदस्य हैं। एकमात्र देश जो है इस प्रस्ताव के विपक्ष में अपना वोट दिया वो है बेलारूस। बाकी सब पक्ष में है या अनुपस्थित रहे। भारत अनुपस्थित रहा। भारत एक अनुपस्थित रहा कि इस प्रस्ताव के बारे में इस पड़ोसी देशों के साथ आपको विचार विमर्श नहीं किया गया है। ठीक, चलिए। चीन में दंपति को अब तीसरा बच्चा भी पैदा करने की अनुमति मिल गई है। पहले क्या था? 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी चीन के द्वारा लाया गया था। 2016 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया था, 2 चाइल्ड कर दिया गया था। और 2021 में 3 बच्चे की पॉलिसी ला दी गई है। ठीक, चीन की जनसंख्या अभी जो है 141 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए आपको 1 चाइल्ड पॉलिसी 1980 में चीन के द्वारा लाया गया था, लेकिन अब चीन में वृद्ध लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है। इसीलिए चीन में कामकाजी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए यह पॉलिसी लाई गई है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए। नेक्स्ट जो न्यूज होगा आपको 141 करोड़ जनसंख्या है चीन का। नेक्स्ट है कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए। यहाँ बस इतना ही याद रखिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, याद रखिए। ईरान एशियन कंट्री है। चलिए, यहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं वो कौन है? तो वो आपको हैं, ये आपको ले नाम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सोर्स नेता और धार्मिक गुरु भी हैं, आयतुल्ला अली खोमेनी। आयतुल्ला अली खोमेनी। ठीक, बाकी सबकी कोई जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं ईरान के कौन है? तो इब्राहिम रईसी जो है इस पद पर मौजूदा राष्ट्रपति हसन नुरानी का स्थान लेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। अब दोबारा चुने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसमें वहाँ पे कुछ कंडीशन है। इजराइल की नेतायू जो है बेंजामिन नेतायू 12 वर्ष के बाद उनका शासन का अंत हो गया है। अब वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नफ्ताली बेनेट बने हैं। कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट बने हैं। ठीक है, नफ्ताली बेनेट बने हैं, याद रखिएगा। ठीक, और राष्ट्रपति का चुनाव भी वहाँ अभी हाल ही में हुआ है। तो वहाँ का राष्ट्रपति कौन बने नया? तो इसाक हेंजोग बने हैं। इसाक हेंजोग बने हैं। तो वहाँ का प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसाक हेंजोग। दोनों मोस्ट भी है, याद रखिएगा। इजराइल के बारे में एक मेरा वीडियो है, जाके आप लोग देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट इजराइल कवर किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में इस वर्ष रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से, सब्जेक्टिव तो बनेगा ही, मेंस में तो पूछेगा ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ आपको बता दें, अल अक्सा जो मस्जिद है, इसी में हमले के कारण आपको इजराइल जो है, इजराइल और फिलिस्तीन के विरोधी गुट जो है उनके बीच में झड़प हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे वाला जो न्यूज़ है वो है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2000। रुकिए, कोई न्यूज छूट तो नहीं छूटेगा? नहीं। हाँ, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2000 पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2021 वाला में भारत को कितना स्थान मिला है? तो 168। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है, उसमें भारत को स्थान कितना मिला? 168। इसको जारी कौन करता है? याद रखिएगा, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक को जारी कौन करता है? तो ये जारी करने वाला देश है आपको
विश्व आर्थिक मंच एक संगठन है, उसमें येल और कोलंबिया जो विश्वविद्यालय है आपको सहयोग करता है। तब पर्यावरण निष्पादन सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है आपको विश्व आर्थिक मंच, और येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय उसमें सहयोग करता है। ठीक है, यह पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में आपको बताता है। ठीक, इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का रहा, याद रखिएगा, और अंतिम स्थान आपको किसका रहा? तो लाइबेरिया का रहा, और भारत का स्थान 168 रहा। बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा। ठीक, भारत के से नीचे जो पड़ोसी देश हैं वो दो ही हैं, अफगानिस्तान और म्यांमार है, बाकी सब भारत से ऊपर है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। भारत जो 168 स्थान है उसमें घाना के साथ संयुक्त रूप से स्थान बनाया है, और आप लोग याद कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं इसको, बस भारत का रैंक आप लोग याद रखिएगा। 100 रैंक डेनमार्क याद रखिएगा, और न्यूनतम रैंक जो है आपको किसका है? तो न्यूनतम रैंक जो है आपको लाइबेरिया याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। 163 देशों में भारत का स्थान 135वां, मोस्ट में भी यही है। इसको जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो सिडनी में अवस्थित है। सिडनी कहाँ है? तो आपको सिडनी ऑस्ट्रेलिया के एक शहर का नाम है। तो कौन संस्था जारी करता है विश्व शांति सूचकांक? तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत को कितना स्थान मिला है? तो 135वां स्थान मिला है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसमें आते हैं तो प्रथम स्थान जो इस सूची में रहा वो रहा आइसलैंड का, और अंतिम स्थान जिसका रहा वो रहा अफगानिस्तान का। भारत का जो स्थान रहा वो कौन रहा? 135। जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो सिडनी वाला है वो जारी करता है। तो दोनों सूचकांक आप लोग याद रखिएगा। जो सूचकांक इसमें हम बता दिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं सूचकांक से कौन जारी करता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो न्यूज होगा वो आपको लिए होगा, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता जेनेवा में हुई है। मोस्ट भी है, याद रखिएगा। कहाँ दोनों आदमी की मीटिंग हुई है? जेनेवा में, क्योंकि दोनों विश्व के प्रमुख नेता हैं और दोनों आदमी की मीटिंग जेनेवा में हुई है। ठीक, याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन जेनेवा। नेक्स्ट जो न्यूज है आपको, ऑल साल्वाडोर के पश्चात चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित। तो हाल ही में एशिया कौन देश है जो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? चीन। ऑल साल्वाडोर इसके पहले हाल ही में घोषित किया गया था। ठीक, ऑल साल्वाडोर हाल ही में घोषित किया गया था। अब देखिए, एशिया से दो देश जो भारत के पड़ोसी हैं उसमें मालदीव और श्रीलंका को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मालदीव को 2015 में और श्रीलंका को 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसमें है भारत, ये क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान हर वर्ष किया जाता है कि पाकिस्तान के जेल में कितने भारतीय कैदी बंद है और भारत के जेल में कितने पाकिस्तानी कैदी बंद है। इसके साथ साथ परमाणु जो संगठन है उसकी सूची भी प्रदान की जाती है ताकि हमला करने से वहाँ पे बचा जा सके। तो यह संधि हुआ था 1988 में, तब से यह कैदियों की सूची और परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची हर वर्ष जारी किया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज है आपको, अदालत के अवमानना मामले में दक्षिण अफ्रीका का पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 माह का कारावास। बस इतना याद रखिएगा। जैकब जुमा राजनीतिक संबंधित है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट जो न्यूज है आपके पास वो है अमेरिका के बाद रूस भी अब मुक्त आकाश संधि से अलग हो गया। ठीक है, और मुक्त आकाश संधि क्या है तो इसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा अपने यहाँ पे आप लोग नॉलेज रखिएगा। तो मुक्त आकाश संधि जो है आपको ये बहुपक्षीय संधि है, ओपन स्काई ट्रीटी। इसमें फिनलैंड के हेलसिंकी में 1992 में इस पर हस्ताक्षर किया गया था, 2002 से लागू है। कुल 34 सदस्य इस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब अमेरिका और रूस इससे हट गया है तो 32 सदस्य बन गया है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है तो यह संधि सदस्य देशों को एक दूसरे की सीमा में गैर हथियार बंद विमानों के माध्यम से सैन्य ठिकानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करती है। वैश्विक सुरक्षा के लिए इस संधि के काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए, और यहाँ पे थोड़ा सा है, एक है आपको ओपन स्काई ट्रीटी है, ओपन स्काई ट्रीटी है। इसके अलावा एक है ओपन स्काई एग्रीमेंट जो द्विपक्षीय संधि होता है। ओपन स्काई एग्रीमेंट द्विपक्षीय संधि होता है। ओपन आकाश संधि स्काई एग्रीमेंट ट्रीटी या मुक्त आकाश संधि में भारत सदस्य नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए इतना आपको मिल गया।
अब ये न्यूज़ आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो गया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होंगे, आगे बढ़ाएंगे तो राष्ट्रीय और अन्य खबर जो सेकेंड पार्ट में आएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।